हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाली बाह्य स्थलाकृतियाँ एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा भूतल पे निर्मित स्थलाकृतियाँ जो होती हैं उन्हें बाह्य स्थलाकृतियाँ कहते हैं हम। और ये जो होते हैं केंद्रीय उद्गार या दरारी उद्गार हो सकते हैं, यानी केंद्रीय उद्गार के माध्यम से और दरारी उद्गार के माध्यम से हमें पृथ्वी के भूपटल पे बाह्य स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। केंद्रीय उद्गार जो होता है वो गैस व वाष्प, लावा तथा विखंडित पदार्थों के साथ प्रकट होती है। इनके जमाव से अनेक प्रकार के ऊंचे उठे भाग जैसे शंकु, गुंबद आदि का निर्माण होता है। इन्हें ऊंचे उठे भाग कहते हैं। कभी कभी उद्गार के समय ज्वालामुखी का कुछ भाग जो होता है वो नीचे धंस जाता है और इस प्रकार से बने आकारों में जैसे उसको क्रेटर या काल्डेरा कौन प्रमुख है। क्रेटर और काल्डेरा का जो निर्माण होता है यह उसी ज्वालामुखी स्थलाकृति के नीचे धंस जाने से बनता है। आगे देखते हैं। देखिए, ज्वालामुखी के दरारी उद्भव से जो होता है लावा एक लंबी दरार के सहारे धरातल पर प्रकट होता है तथा तरल होने के कारण शीघ्रता से धरातल के ऊपर क्षैतिज रूप से एक लावा की मोटी या पतली चादर के रूप में फैल जाता है। इस प्रकार लगातार जमाव के कारण ही लावा पठार या लावा मैदान का निर्माण होता है। यानी इसके जो कहने का मतलब है ये है कि जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इस ज्वालामुखी विस्फोट से इस नली के माध्यम से जब लावा बाहर निकल के आता है तो जब इसका जमाव काफी मोटे तौर पे हो जाता है, यानी यदि पठार की बात करें कि लावा पठार का जो निर्माण होता है वो जो होती है वो अम्लीय लावा जो होता है उसके जमाव से होता है, क्योंकि अम्लीय लावा जो होता है मोटा होता है, गाढ़ा होता है, तो ये जो होता है इसकी ऊंचाई अधिक देखने को मिलती है। और यदि हमें कह सकते हैं कि जो अम्लीय लावा उसमें अम्लीयता कम होती है, यानी क्षारीय जो लावा होता है यानी सिलिका की मात्रा कम होती है, तो उस प्रकार का लावा का जब उद्भव होता है तो वो लावा क्या होता है कि पतला होता है। तो पतला होता है तो वो लावा बहुत दूर तक जाके उसका जमाव होता है, दूर तक फैलता है और इसकी जो मोटाई होती है पतली होती है। तो इससे जो निर्माण होता है लावा मैदान का। इसे हम लावा मैदान के नाम से जानते हैं। जो अम्लीय लावा होता है उससे लावा पठार का निर्माण होता है और जो पैठिक लावा होता है उससे लावा मैदान का निर्माण होता है, क्योंकि ये पतला होता है तो ये बहुत दूर अधिक क्षेत्रफल में फैलकर लावा मैदान का निर्माण करता है। आगे है, देखते हैं बाह्य स्थलाकृति के विभिन्न नामों को हम आगे देखेंगे। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मिश्रित शंकु। मिश्रित शंकु जो है ये क्या होता है, किसे कहते हैं, कंपोजिट कोन। ये सभी शंकुओं में ऊंचे होते हैं। इन शंकुओं का निर्माण लावा और राख की एक परत के बाद दूसरी परत के जमने से होता है। धरातल से शंकुओं का जो ढाल होता है ये 35 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य होता है और विश्व के अधिकांश ऊंचे एवं बड़े ज्वालामुखी पर्वत इसके अंतर्गत आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सिस्ता हुड तथा वेनियर, मैक्सिको का पोपोकाटिल, फिलीपींस का मेयान और जो जापान का है फ्यूजियामा, जो है ये मिश्रित शंकु के उदाहरण हैं। देखिए, जो मिश्रित शंकु होता है वो इस प्रकार का होता है, जैसे ये धरातल हो गया, धरातल के अंदर जहाँ पे मैग्मा का निर्माण हो रहा है, इस मैग्मा के निर्माण से एक नली द्वारा ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पे आएगा, इस नली द्वारा, और हमें यहाँ पे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे जैसे लावा का जमाव होता जाएगा तो ये शंकु का निर्माण हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे जैसे एक नलिका निकलता है तो इसी मैग्मा के उद्भव के लिए या बाहर निकलने के लिए, जैसे जब कई नलिकाओं का निर्माण हो जाता है, कई नली द्वारा ये मैग्मा पृथ्वी की धरातल पे हमें आके दिखाई देता है, तो इसे हम कहते हैं मिश्र शंकु, यानी कई ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो जाता है। या कहें कि दरारी उद्भेदन द्वारा ये कई नलिकाओं द्वारा हमें लावा का निर्माण या लावा का उद्भव पृथ्वी के धरातल पे देखने को मिलता है, तो इसे हम कहते हैं मिश्रित शंकु। जैसे कई हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया मिश्रित शंकु का उदाहरण है। अभी पृथ्वी के धरातल का अंदर का भाग है, यहाँ पे ये मैग्मा का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रकार से मिश्रित शंकु का उदाहरण ये हो गया। आगे देखते हैं परिपोषित शंकु। परिपोषित शंकु जो है
यह है कि जब ज्वालामुखी शंकु का विस्तार बहुत अधिक हो जाता है और मुख्य ज्वालामुखी के क्रेटर से उद्गार न होकर उसके पार्श्व में दरार या नए केंद्र द्वारा उद्गार शुरू होने लगता है, तो उसके परिणाम स्वरूप मुख्य शंकु पर छोटे-छोटे शंकुओं का आविर्भाव होने लगता है। तो ऐसे शंकुओं को परिपोषित शंकु कहा जाता है। इसे हम समझते हैं, जैसे ये हो गया पृथ्वी के धरातल का आंतरिक भाग। ये आंतरिक भाग हो गया। या यहाँ पे देखिए मैग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है और इसके ऊपर यही नलियों के माध्यम से, नलिकाओं के माध्यम से ये बाहर मैग्मा जो है पृथ्वी के धरातल पे शंकुओं का निर्माण कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक शंकु का निर्माण हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो ये बाहर जा रहा है इस नली के माध्यम से। और जब बहुत तेजी गति से जाता है या ऊपर इसको यहाँ पे यदि जगह स्पेस नहीं मिल पाता है, तो ये क्या होता है कि मैग्मा इसके अगल-बगल से भी जाने का प्रयास करता है, या फिर इधर की चट्टानें क्या है, मुलायम है, तो इनको भी तोड़ के वो बाहर निकल जाता है। जैसे ये शंकु बना और यहाँ से फिर ये तोड़ कर इसको इस नली का ये अपना मार्ग बना के फिर इधर से मैग्मा निकल रहा है और इसके ऊपर फिर हमें ज्वालामुखी शंकु का निर्माण छोटा-छोटा, मतलब इसकी अपेक्षा तो जो परिपोषित शंकु होते हैं, इस शंकु की अपेक्षा इनका आकार जो होगा छोटा होगा, तो फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार इस शंकु में भी ऊपर से ये शंकु फिर यहाँ से टूट के नलिकाओं के माध्यम से यहाँ पे शंकु का निर्माण देखने को मिलेगा। इसी प्रकार इसमें देखने को मिलेगा। तो सब कह सकते हैं कि शंकुओं के ऊपर जब छोटे-छोटे शंकुओं का निर्माण हमें देखने को मिलता है ज्वालामुखी शंकु का, तो इसे हम कहते हैं परिपोषित शंकु। इसे हम परिपोषित शंकु कहते हैं। अर्थात जब इस मैग्मा का जो है बाहर निकलना कई नलिकाओं के माध्यम से या कई नलियों के माध्यम से पृथ्वी पे जब मुख्य शंकु का निर्माण हो रहा है, इसे हम कहते हैं मिश्रित शंकु। और जब इन शंकुओं के ऊपर हमें ज्वालामुखी शंकु का निर्माण देखने को मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे परिपोषित शंकु। इस प्रकार से परिपोषित शंकुओं का निर्माण हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। आगे है पैठिक लावा शंकु, यानी बेसिक लावा कोन। जब पैठिक लावा का उद्गार केंद्र से होता है, तो लावा जो होता है वो पतला एवं हल्का होता है तथा जो सिलिका की मात्रा होती है वो मात्रा कम होने से बहुत दूर तक बहता हुआ चला जाता है। इससे लंबे, कम ऊंचे या मंद ढाल वाले शंकुओं का निर्माण हो जाता है। इनका आकार जो होता है शील्ड के समान होने से इन्हें शील्ड शंकु भी कहा जाता है। और इनका जो ढाल होता है 6 डिग्री से 8 डिग्री के बीच होता है। और इस प्रकार का उदाहरण देखिए हम पैठिक लावा शंकु का हमें हवाई द्वीप में मिलता है। इसका विस्तार अधिक पाया जाता है, क्योंकि इसका जो पैठिक लावा होता है इसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है, तो ये पतला होता है, हल्का भी होता है और बहुत दूर तक, क्योंकि पतला होता है तो बहुत धीरे-धीरे ये ठोस होगा। इसलिए यहाँ से यदि फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ लावा का और ऊपर ये नली के माध्यम से यहाँ से लावा आ रहा है, तो ये पतला होने के कारण क्या होता है कि हमारा जैसे धरातल हो गया, तो धरातल पे बहुत दूर तक ये फैल जाता है। इसलिए इसमें दिया है कि इसका ढाल जो होता है कम होता है, 6 डिग्री से 8 डिग्री के बीच व ऊंचाई भी कम हो जाती है और ये काफी दूर तक लंबाई में फैला रहता है। आगे देखते हैं। आगे है अम्लीय लावा शंकु। ये जो है एसिड लावा कोन। जब उद्गार से मिश्रित लावा काफी गाढ़ा, चिपचिपा हो और उसमें जो होती है सिलिका की मात्रा काफी अधिक होती है, यानी इसमें सिलिका जो होती है अधिक देखने को मिलता है। और जब लावा को फैलने का समय नहीं मिल पाता है, फलस्वरूप शंकुओं का ढाल तीव्र हो जाता है। और इसका उदाहरण जो है, ये उदाहरण है स्ट्रोम्बोली शंकु। इसका जो मुख्य उदाहरण जो स्ट्रोम्बोली शंकु में देखने को मिलता है, वो कह सकते हैं कि अम्लीय लावा से बना है। क्योंकि गाढ़ा होता है, इसलिए यदि धरातल से विस्फोट द्वारा ये बाहर निकल रहा है, तो गाढ़ा होने की वजह से क्या होता है कि धरातल के क्षेत्र इसके ऊपर यहीं से जमना ये स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसका ढाल क्या हो जाता है, बहुत तीव्र देखने को मिलता है पैठिक लावा शंकु की अपेक्षा। तो ये धीरे धीरे बहुत जल्दी ठोस होता है और गाढ़ा होने के कारण ये इसका ढाल हमें अधिक देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। आगे है लावा डार्ट। ये क्या होता है देखते हैं। जब मिश्र शंकु वाले ज्वालामुखी के केंद्रीय भाग में लावा ठोस होकर जम जाता है और बाद में अपरदन द्वारा शंकु नष्ट हो जाता है, तो केंद्रीय नली जो ठोस लावा से बनी हुई है लंबवत रूप से शेष रह जाती है। और इसका जो उदाहरण हमें देखने को मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक हिल्स तथा डेविल्स टावर इसके उदाहरण हैं। अर्थात इसे यही कहने का
हम देख सकते हैं लावा डार्ट का निर्माण। जो ये नली है, मुख्य नली से यहाँ से जैसे मैग्मा बाहर निकल रहा है, तो फिर निकलता है, फिर ऊपर भी आके जमा होता रहता है, ऊपर बाहर निकलता है, आसपास भी फैल जाता है। लेकिन इसकी ये जो नली होती है, नली भी क्या होती है कि इसमें भी हमें लावा का जमाव देखने को मिलता है। और मान लीजिए कि यहाँ से उद्गार फिर बंद हो गया और फिर इसका कह सकते हैं कि अपक्षय या अपर्दन द्वारा ये जो भाग है ये कट-कट के दूर हट जाते हैं, या फिर नदियों द्वारा या जिस भी माध्यम से ये इनका कटाव हो रहा है, बहाकर यहाँ से हटा दिए जाते हैं। तो ये जो नली है, ये नली हमें ऐसे डॉट के रूप में दिखाई देती है, या ऐसे ये लंबवत रूप में खड़ी रहती है। तो इसे जो नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है लावा डॉट। इसे कहते हैं लावा डॉट। इस प्रकार से निर्माण होगा। ये स्टार्टिंग में नहीं, जब इस जो ज्वालामुखी पर्वत है इसका विनाश हो जाता है, तब ये हमें लावा डॉट देखने को मिलता है। आगे दिया है लावा और राख निर्मित मैदान। इसमें दिया है कई विस्फोटक ज्वालामुखी धूल और चट्टान चूर्ण को विस्तृत भाग में बिखेर देते हैं, और यह बिखरी हुई राख हवा के द्वारा इकट्ठा कर दी जाती है। उससे एक विस्तृत मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसे राख मैदान कहा जाता है। जो राख ज्वालामुखी से निकलती है वो भाप से मिलकर धरातल पर गिरती रहती है। इससे ज्वालामुखी के पदीय भाग में जलोढ़, पंख और मैदान का निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे हम क्रेटर के बारे में जानते हैं। क्रेटर किसे कहते हैं? क्रेटर जो है ये ज्वालामुखी नली के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर कहा जाता है, और इसका निर्माण जो होता है, जैसे मान लीजिए कि नीचे मैग्मा है, मैग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ से जब तापमान और दबाव अधिक हो जाता है, इसकी वजह से जो विस्फोट होता है इस नली के माध्यम से मान लीजिए कि विस्फोट होता है। तो जब ये विस्फोट होता है और यहाँ का जो मुख जो होता है कालांतर में ऐसे धीरे-धीरे ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया द्वारा ये मुख क्या होता है कि मैग्मा यहाँ पे जमा होने से लावा के जमाव द्वारा मुख कुछ बंद हो जाता है। और फिर कुछ समय बाद जब इसमें विस्फोट होता है, तो जब ये मैग्मा बहुत गैसों के साथ निकलता है बाहर, तो बहुत विस्फोट के साथ इसको पूरा का पूरा उड़ा ले जाता है, पूरा ये उड़ जाता है, और यहाँ का भाग जो होता है एक गहरे भाग के रूप में बन जाता है। तो जो गहरा भाग होता है इसके चारों तरफ, इस नलिका के चारों तरफ, तो इसे ही हम क्रेटर कहते हैं। ठीक, इसका आकार जो होता है ज्वालामुखी के उद्गार के साथ साथ बढ़ता जाता है। इनका व्यास कुछ फीट से लेकर कई मील तक होता है। अलास्का का जो क्रेटर का व्यास है वो 6 मील लंबा है। 6 मील लंबा हमें अलास्का में क्रेटर का व्यास देखने को मिला है, और दीवारों की ऊंचाई लगभग 3000 फीट तक ऊंची होती है। तो इसी प्रकार से क्रेटर का निर्माण देखने को मिलता है हमें। आगे देखते हैं जो काल्डेरा होता है। तो काल्डेरा होता है, इसका आकार जो होता है क्रेटर से बड़ा होता है, यानी कह सकते हैं कि क्रेटर का बड़ा रूप ही काल्डेरा कहलाता है। देखिए यहाँ पे दिया भी है, क्रेटर का विस्तृत भाग ही काल्डेरा कहलाता है। और काल्डेरा का निर्माण विस्फोटक उद्गार से होता है। काल्डेरा का व्यास क्रेटर तथा ज्वालामुखी छिद्र से बहुत अधिक होता है। अत्यधिक विस्तृत काल्डेरा को कहते हैं हम सुपर काल्डेरा। इसे कहते हैं सुपर काल्डेरा या दीर्घ काल्डेरा। उत्तरी पश्चिमी सुमात्रा के बात्सिन उच्च भाग के शिखर पर स्थित लेक टोवा जो है वो सुपर काल्डेरा का प्रमुख उदाहरण है। यानी सुपर काल्डेरा के निर्माण की वजह से वहां पे लेक टोवा यानी जो लेक है वो टोवा झील या टोवा लेक का निर्माण हुआ है। जब काल्डेरा के अंदर पुनः ज्वालामुखी उद्गार होता है तो नए शंकु की रचना होती है, और इन शंकुओं के विस्फोटक विनाश के कारण पुनः काल्डेरा का निर्माण होता है। इसे जो है घोंसलादार काल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे घोंसलादार, यानी ज्वालामुखी विस्फोट क्रिया होते रहते उसमें बहुत से विनाश के द्वारा फिर उसमें कई हमें काल्डेरा हो जाते हैं, तो इसलिए उसको घोंसलादार काल्डेरा कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।